बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी को राहुल गांधी के जवाब की, इंडिया गठबंधन की पहली रैली की। बात करेंगे मोदी सरकार पर उद्धव ठाकरे के निशाने की, बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरणों की, जानेंगे ईवीएम पर हुआ अब क्या खुलासा, और बुलेटिन के आखिर में बात समान नागरिक संहिता कानून पर मचे हंगामे की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ज्ञानवापी में बंद तहखाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर वाराणसी कोर्ट में टली सुनवाई। अब 15 फरवरी को होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने दायर की थी याचिका। पीएम मोदी के 400 सीट जीतने के दावे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उठाए सवाल। पूछा, चुनाव के पहले पीएम को कैसे पता कि 370 सीटें ही आएंगी? इसका मतलब अंदर कोई राज है जो ईवीएम में भी छिपा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए और आप सांसद के घर छापा। पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ईडी। मंत्री आतिशी बोली, बीजेपी हमें दबाना चाहती है लेकिन हम डरेंगे नहीं। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 455 अंकों की तेजी के साथ 72,186 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 158 अंकों की तेजी के साथ 21,929 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है और पीएम मोदी के बदलते हुए बयानों में भी साफ दिख रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी और उनकी टीम न्याय यात्रा के 24वें दिन ओडिशा में प्रवेश कर रही है। बीते दिनों में झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से सियासत गरमाई हुई थी और सियासी उठापटक के बीच राज्य में न्याय यात्रा के प्रवेश ने भाजपा को भयभीत कर दिया। झारखंड में अपने सफर में इस यात्रा ने भाजपा के डर को काफी हद तक सही भी साबित किया। आज यानी 6 फरवरी को झारखंड में यात्रा का अंतिम दिन था। आज खूंटी के शहीद भगत सिंह चौक से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। गुमला के कंदरा बस स्टैंड पर दोपहर के ब्रेक के बाद कांग्रेस सांसद ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड में अपनी इस यात्रा का सार देते हुए महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी, पीएसयूएस का निजीकरण, किसानों, श्रमिकों, आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय, जातिगत जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों पर जनता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं पीएम मोदी के लोकसभा में दिए बयान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं। बीच में वो कंफ्यूज हो गए और फिर कहने लगे कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। पहले वो तय कर लें कि उन्हें क्या बोलना है। देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के गठन पर देश भर में जातीय जनगणना होगी। वहीं मीडिया से इंडिया गठबंधन पर बात करते हुए राहुल ने ममता बनर्जी को अभी भी गठबंधन का हिस्सा बताया। शाम में यात्रा में झारखंड के बांसजोड़ और ओडिशा के बिरमित्रपुर के बॉर्डर पर झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को फ्लैग हैंड ओवर किया और पंपोश के रामपाल कवक पर यात्रा रात्रि विश्राम के लिए रुकी है। कल ओडिशा के 2 पश्चिमी जिलों सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा में लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा की योजना है। झारखंड में भरपूर समर्थन हासिल करने के बाद ओडिशा में यात्रा कैसी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी पहले से ही परेशान नजर आ रही है और अब इंडिया गठबंधन ने इस परेशानी को और भी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इंडिया की पहली संयुक्त रैली का ऐलान हो गया है। तो कब और कहां होगी इंडिया की पहली रैली, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले देश में सियासी पारा हाई हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल करने के लिए बनी इंडिया गठबंधन अब तेजी से चुनावी तैयारियों को धार दे रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी सहित इंडिया गठबंधन में शामिल 28 दलों ने इसी महीने संयुक्त रैली करने का प्लान तैयार कर लिया है। इंडिया गठबंधन में मुंबई में एक संयुक्त रैली आयोजित करने की तैयारी में है और जल्दी ही यह तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे ये तय हो चुका है कि रैली फरवरी में ही होगी। रैली को लेकर जल्दी ही इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच बैठक हो सकती है। मुंबई रैली के साथ ही दूसरी रैलियों का भी प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी की अभी तक की कोशिशों के बावजूद भी इंडिया गठबंधन की मजबूती में कोई कमी नहीं आई है और जल्दी ही इंडिया में सीट बंटवारे का काम भी पूरा हो जाएगा। खास तौर पर महाराष्ट्र, बिहार और यूपी को लेकर इसी महीने सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसके बाद रैली की तैयारियां तेज हो जाएंगी।
इंडिया की रैली के ऐलान से बीजेपी की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीजेपी के तमाम पैतरे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में महागठबंधन की सरकार पलटने की भाजपा की कोशिश फेल हो चुकी है और इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को घेर लिया है। सवाल किया है कि हर कोई नीतीश कुमार नहीं होता है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड में सियासी बवाल जारी है। बीते दिन विधानसभा में चंपाई सोरेन की सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए राजभवन पर भी इसमें शामिल होने का दावा किया था। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने सोरेन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे और अब उद्धव ठाकरे ने भी इसे लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। सामना में उद्धव ने लिखा, मात्र 7 एकड़ जमीन के सौदे में मोदी शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के माध्यम से राजभवन में ही गिरफ्तार करवा दिया। केंद्र में बैठी मोदी सरकार को झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस की उम्मीद थी। उन्हें लगा था कि वो झारखंड में भी पार्टी में फूट डालने में कामयाब हो जाएंगे और विधायकों को अपने पाले में कर लेंगे। बीजेपी को उम्मीद थी कि चंपाई सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, लेकिन मोदी सरकार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। ठाकरे ने कहा कि आज के राजनीतिक माहौल में हर कोई नीतीश कुमार, अजित पवार या एकनाथ शिंदे नहीं होते, कुछ स्वाभिमानी हेमंत सोरेन भी होते हैं। सोरेन के गठबंधन के विधायकों ने अपना ईमान नहीं बेचा और मोदी शाह की भ्रष्ट राजनीति को झारखंड की आदिवासी जमीन पर फलने नहीं दिया। ठाकरे ने इस घटना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बीच कोर्ट की इजाजत से विधानसभा में पहुंचे सोरेन ने अपने तेवर मोदी शाह को दिखाए हैं। सोरेन झुके नहीं, इसीलिए गिरफ्तार हो गए। सोरेन लड़ने को तैयार हैं, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार दबाव में पलटी मार गए हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार बड़े संकट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे एनडीए सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार के साथ उनके पुराने सहयोगी रहे बीजेपी, लोजपा और हम पार्टी लौट आई है। अब बारी लोकसभा चुनाव की है। नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं। वो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर सकते हैं। मुलाकात में बिहार के लोकसभा के लिए सीट शेयरिंग पर बात होगी। लेकिन इस मुलाकात से पहले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बिहार की 11 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान किया है। उन्होंने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, नवादा, जहानाबाद, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी और गोपालगंज शामिल में अपने प्रभारियों का ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ बेटे को अच्छा मंत्रालय नहीं मिलने के चलते जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। मांझी की नाराजगी की खबरों के बीच अब ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या फ्लोर टेस्ट में मांझी खेला कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर मांझी खेला करते हैं तो एनडीए के गणित पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। बिहार विधानसभा 243 सदस्यों की है और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है। नई सरकार में इस समय बीजेपी के 75, जेडीयू के 15, हम के 4 और एक निर्दलीय सदस्य शामिल हैं। यानी एनडीए में इस समय 128 सदस्य हैं। जीतन राम मांझी के समर्थन को अगर हम हटा भी दें तो भी एनडीए के पास 124 सदस्यों का समर्थन रहेगा। नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास होंगे या नहीं, इस पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीते दिनों में सवाल उठाया था। उन्होंने ये दावा किया था कि फ्लोर टेस्ट में खेला होगा। बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के करीबी ने भी खेला होने का दावा किया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि खेला तो होगा, लेकिन किसके पक्ष में और क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो वहीं कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से 19 में से 16 विधायकों को तेलंगाना में शिफ्ट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने यह दावा किया है कि कांग्रेस एकजुट है, टूटेगी नहीं, इसलिए अटकलें ना लगाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए क्या जाल बिछाते हैं और नीतीश इस जाल से कैसे सुरक्षित बाहर निकलते हैं। अब मांझी ने नीतीश की नींद उड़ा रखी है, तो ईवीएम को लेकर रोज हो रहे खुलासे ने बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग की भी नींद उड़ा दी है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने पहले संसद में ईवीएम को लेकर मामला उठाया, उसके बाद इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने, देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम के मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम के माध्यम से वोटों में हेराफेरी हो रही है, मतदान निष्पक्ष नहीं हो रहे। विपक्ष का तो ये तक कहना है कि केंद्र सरकार ईवीएम की बदौलत ही सत्ता में बरकरार है।
अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं तो मोदी सरकार की लोकप्रियता की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक न्यूज़पेपर क्लिप का हवाला देते हुए ईवीएम में गड़बड़ी के सबूत पेश किए हैं। इस क्लिप में बताया गया है कि गोवा में हुए ईवीएम की मॉक ड्रिल में मशीन में खराबी सामने आई है, जिसके बाद चुनाव अफसर ने मशीन बदलने के आदेश दिए हैं। पेपर के इस क्लिप का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, क्या कारण है कि जब भी ईवीएम में कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है वह हमेशा भाजपा के पक्ष में ही क्यों जाती है? यही तो भाजपा व चुनाव आयोग का ईवीएम प्रेम है। दिग्विजय सिंह ने इस क्लिप को भी साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ईवीएम के मॉक टेस्ट के दौरान भाजपा को मिले 9 वोट 17 में बदल गए, तो वहीं कांग्रेस के 9 ही रहे और आपके 9 से घटकर 8 निकले। तो वहीं अन्य पार्टियों के वोटों की संख्या में भी गड़बड़ी पाई गई। जहां विपक्षी दलों के वोट घट गए तो वहीं भाजपा के वोट दोगुने हो गए। और इसी तथ्य पर दिग्विजय ने एक बार फिर ईवीएम को लोकतंत्र के लिए घातक बताया है। इसके पहले भी कांग्रेस नेता ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों की पुष्टि करने के लिए डमी ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली दिखाते हुए मशीन में किए जा रहे घोटाले को मीडिया के सामने लाकर रख दिया। केंद्र सरकार ने हालांकि इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा और भी मजबूत होता जा रहा है। अब मोदी सरकार अपने इस बार 400 पार के नारे को ईवीएम की मदद से पूरा करती है या निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ईवीएम पर सवाल है तो सवाल मोदी सरकार के वादों पर भी उठ रहे हैं। किसानों ने जब कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन किया था तो आंदोलन समाप्त करने के लिए मोदी सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन अब सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए। ऐसे में किसानों ने फिर दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली है। तो क्या है किसानों का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई अन्य मांगों को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दावा किया है कि देश भर से 200 से अधिक किसान संगठन दिल्ली चलो मार्च में हिस्सा लेंगे। ये संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा का हिस्सा है। डल्लेवाल ने चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि जब किसानों ने अब रद्द किए जा चुके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, तब केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र के दबाव के कारण सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। मार्च की तैयारियां चल रही हैं। किसान कई जगहों पर ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हैं। इस बार केवल पंजाब से ही नहीं, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसान मार्च में हिस्सा लेंगे। डल्लेवाल ने बताया कि किसान शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाएंगे। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि कर्ज माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी मामले के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात समान नागरिक संहिता की। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा गर्मा गया है, जहां एक तरफ उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है, जिससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी का ड्राफ्ट पेश कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बिल में सभी धर्मों का सम्मान किया गया है, लेकिन इस बिल को लेकर पूरे देश की सियासत गरमा गई है। अलग अलग दलों के नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी डॉक्टर सैयद तुफैल हसन ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, तो हम इसका विरोध करेंगे, यूसीसी कानून का नहीं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी कहा कि अगर आप किसी समुदाय को इस यूसीसी से छूट देते हैं तो इसे एक समान संहिता कैसे कहा जा सकता है। ऐसे किसी समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारी टीम मसौदों को देख रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जबकि राज्य विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कहा कि अगर राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के नाम पर शासक वर्ग के लिए दूसरे समुदाय की परंपराओं में हस्तक्षेप करने के लिए कानून लाती है
तो क्या ये वैमनस्य नहीं होगा? वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा कि सरकार की मंशा पर संदेह है। बिल की कॉपी आधी अधूरी मिली है और बिल सदस्यों को मिलने के कुछ ही देर बाद चर्चा के लिए पेश कर दिया गया, तो ऐसे में बिल को इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकेंगे? वहीं यूसीसी को लेकर कई संगठनों की तरफ से विधानसभा का घेराव किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने भी बताया कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने गरीब मुस्लिमों और जनजातियों की जमीनों को छीनने की साजिश रच रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष रजिया बेगम ने भी सरकार पर हमला बोल दिया। रजिया बेगम ने कहा कि महिला अधिकार की बात करने वाली बीजेपी सरकार बताए कि मुस्लिम महिलाओं को क्या दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने के लिए ऐसे कानून सरकार ला रही है।